नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। चैत्र नवरात्रि के आरंभ के साथ ही शुरू होने जा रहा है इस साल का नवरात्रि का शुभ संयोग। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा की सवारी नौका है और नाव को जल परिवहन का साधन माना जाता है। जब मां दुर्गा नाव पर आती हैं तो यहाँ अच्छी बारिश होती है और अच्छी फसल का संकेत भी माना जाता है। इसके साथ ही इस नवरात्रि मां दुर्गा 6 खास योग गजकेशरी, बुधादित्य, हंस सश, धर्मात्मा, राजलक्षण योग में प्रवेश करेंगी और भक्तों को विशेष फल प्रदान करेंगी। नवरात्रि के प्रारंभ के समय इस साल उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। कहा जाता है कि शास्त्रों के अनुसार इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और इस नक्षत्र से सभी राशियों को ज्ञान, खुशी और सौभाग्य प्राप्त होगा। तो चलिए नवरात्र पर मां को नमन करें और शुरुआत करें नवरात्रि के इस महाउत्सव की। नवरात्र के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई भी हिला नहीं सकता। जब हम भक्त का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरीके का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। यही कारण है आपको बताते चले कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आपको ये भी बता दें कि मां शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। कहते हैं कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति ये समझ रही थी कि शायद उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो इस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आया, इसलिए उन्हें जाना उचित नहीं लग रहा। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का शिव जी से आग्रह करने लगी। सती के न मानने की वजह से शिव जी को उनकी बात माननी पड़ी और उन्होंने सती को अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा था। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थी और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थी। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती का मन दुखी हो गया। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठा लिया जिसकी कल्पना शायद स्वयं दक्ष ने भी ना की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर लिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वे बेहद दुखी हुए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ है। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती है। कहा तो ये भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी कि आज यानी कि प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है उनके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। अब चूंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल सुशोभित है। मां शैलपुत्री के चरणों में आपको बताते चले कि गाय का घी अर्पित करने से भक्तों को आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर भगवान से ही हुआ था। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वे शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत है। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि पर घर घर में घट स्थापना की जाती है। इसके बाद पूरे 9 दिन देवी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि में जो इंसान देवी माँ को सच्चे मन से आराधना करता है उसे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। नवरात्रि में कलश स्थापित किए बगैर कभी देवी माँ की पूजा नहीं की जानी चाहिए। आइए आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, विधि और नियम भी आपको बता दें कि इस दिन
एक विशेष मुहूर्त पर मां की कलश की स्थापना की जाती है। फिर आम की पत्ती मां के लिए भोग बनाकर मां की पूजा की जाती है। वहीं चुनार में 10 KLD क्षमता के FSSTP का लोकार्पण भव्य समारोह के साथ किया गया। चुनार में लोकार्पण समारोह में मीडिया से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश में चौमुखी विकास हो रहा है। ये शोधन संयंत्र प्रदेश और देश में उदाहरण बनेगा। स्वच्छता का कार्य करने वालों को देश के प्रधानमंत्री ने पैर धोकर उनका सम्मान किया था। सफाई कर्मचारियों का उन्होंने मान बढ़ाया। कहा कि गंदगी से भी खाद बनाकर उसका प्रयोग किया जा सकता है। नमामि गंगे के तहत 10 KLD के मल एवं गाद शोधन संयंत्र चुनाव में आज लोकार्पण हुआ है। इसका समारोह था और ये महत्वपूर्ण है कि उसके गाद को मल को निकाल कर बाहर उससे खाद का उपयोग हो, उससे निकला हुआ पानी का उपयोग हो। ये पहली यहाँ चुनार के मतलब इस तरह राज्य के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नमामि गंगे तरफ से पहला है। आदरणीय मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना, आम जनता को जागरूक करना, पानी को कैसे बचाना और गंदगी को कैसे कम करना और गंदगी का भी उपयोग ठीक ढंग। वहीं दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सुनने के बाद मेरा विश्वास ये लगता है कि मूर्खता का विकास धीरे धीरे होता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल कर रहे हैं, उनको सुनने के बाद मेरा ये विश्वास पक्का होता जा रहा है कि मूर्खता का भी धीरे धीरे विकास होता है। अरविंद केजरीवाल कुंठा में रहने वाले व्यक्ति हैं और कुंठित व्यक्ति किस तरह की भाषा का उपयोग करता है वो आज हमें देखने को मिला। वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, शराब की काली कमाई को छुपाने के लिए दिल्ली को बहलाने का काम करते हैं। वो ये नहीं बताते कि 3 दिन तक फाइल क्यों दबाई। और कल जब शाम को उनकी चोरी और मक्कारी पकड़ी गई तब रात को 9:30 बजे फाइल भेजते हैं और आज 12 घंटे के अंदर अंदर वो फाइल पास होकर वापस आ जाती है। इसका मतलब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को हर तरीके की मदद करने को तैयार है, बनिस्पत अरविंद केजरीवाल ईमानदारी से काम करें। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भाषण दिया। इसमें उन्होंने दिल्ली के बजट को रोके जाने को लेकर उपराज्यपाल पर भी जमकर निशाना साधा। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट को मंजूरी दे दी। सीएम केजरीवाल ने उस दौरान आरोप लगाया था कि संविधान के ऊपर हमला है, एलजी को बजट रोकने का कोई अधिकार नहीं है। जिसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी और इस चिट्ठी को के 8 घंटे के अंदर ही केंद्र सरकार ने बजट को दिल्ली की मंजूरी दे दी। पेश होना था, केंद्र सरकार ने कल शाम को उस बजट के ऊपर रोक लगा दी। आज दिल्ली विधानसभा के अंदर बजट पेश नहीं हो पाया, इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोमवार को कर्नाटक के बेलगावी में कहा कि कर्नाटक सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। ये देश किसी एक का नहीं, अडानी का नहीं है, देश गरीबों और किसानों का है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे बताया गया कि कर्नाटक की सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही। इस प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, चाहे कोई भी डिग्री ले लो। कर्नाटक की सरकार कर्नाटक में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। BJP, of Narendra Modi, of the RSS, of the police, I'm not scared of them. In the least, I'm not scared of them. And that is their problem. Their problem is they cannot understand why I am not scared of them. Pressurize most people, terrorize most people, they cannot do it to me. And there is a reason. The reason is
I believe in the truth and I fight for the truth. And it does not matter to me how much I am attacked, how many times the police is sent to my house, how many cases I have on me. It does not matter. I stand for the truth. That is the way I am. भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि पूरा का पूरा फायदा चुने हुए लोगों को, 2-3 लोगों को होता है। दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मैंने अदानी जी के बारे में भाषण दिया कि हिंदुस्तान में सारे के सारे बिजनेस, सारी की सारी इंडस्ट्रीज उनके हवाले की जा रही हैं, उनको दी जा रही हैं। चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, सड़कें हो, सारी की सारी चीजें अदानी जी को दी जा रही हैं। और यही यहां हो रहा है। चुने हुए लोगों को, जो बीजेपी की सरकार के मित्र हैं, जिनका रिश्ता है, पूरा का पूरा फायदा उनको दिया जाता है। और इसके कारण प्रदेश में जबरदस्त भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। कर्नाटक की सरकार देश में सबसे भ्रष्ट सरकार है। 40% की सरकार है। और इस सरकार में अगर कुछ भी करवाना हो तो 40% कमीशन देना पड़ता है। आप ही ने मुझे बताया कि कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि कर्नाटक में 40% कमीशन लिया जा रहा है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनकी चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिया है। आज तक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन और स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की चिट्ठी का जवाब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। मैसूर सैंडल सोप कॉर्पोरेशन में करप्शन स्कैंडल होता है। एमएलए के बेटे को पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपए लिए, कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार उसकी रक्षा करती है। जॉब स्कैम हुआ, पीएसआई स्कैम हुआ, 80 लाख रुपए का ब्राइब की रिश्वत, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम, लिस्ट लगी हुई है। सबसे भ्रष्ट सरकार, देश में सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटका की सरकार। वहीं पूरे देश में अचानक तेजी से बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों से आम जनमानस भयभीत नजर आ रहा है। मेहनतकश मजदूर भी अब कम उम्र में हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। दरअसल मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के सुपरमार्केट स्थित न्यू स्टैंडर्ड बालिका स्कूल का है, जहां स्कूल से बच्चों की छुट्टी होने पर उन्हें ई रिक्शे से वापस घर ले जाने के लिए आए ई रिक्शा चालक को अचानक सीने में दर्द हुआ और वहीं पर वो व्यक्ति बेहोश हो गया। आनन फानन में स्कूल संचालक की तरफ से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक थे जिनकी उम्र तकरीबन 39 वर्ष है, जो परिजनों द्वारा लाया गया तथा जिनको बताया गया कि इनका पहले से भी इलाज चल रहा था। ये जॉन्डिस से भी पीड़ित थे और उनको सडन हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। वहीं गोरखपुर जिले के सहजनवा थाना क्षेत्र में किन्नर कन्या को बीते दिनों गोली मार दी गई। किन्नर समुदाय के लोगों ने सहजनवा थाने पर 2 दिन से जमकर बवाल काटा और अर्धनग्न प्रदर्शन कर सड़क भी जाम कर दिया। किन्नरों ने मांग की थी कि किन्नर के ऊपर हमला करने वाले सभी आरोपी को अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो वो आने वाले दिनों में महानगर में प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अज्ञात लोगों ने गोली मारी थी, जिसमें
उनके द्वारा 5 लोगों को नामजद किया गया था। छानबीन के उपरांत साक्ष्य संकलन के उपरांत एक किरण नामक किन्नर की गिरफ्तारी की गई है, जिसे जेल भेजा जा चुका है। शेष अन्य जो लोग वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। यूपी में कई हिस्सों में बादल बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। लखनऊ के फिलहाल बारिश नहीं हो रही है। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला आगामी 25 मार्च तक चलेगा। कई जिलों में मौसम विभाग ने ओला पड़ने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में तेज बारिश और ओले गिरने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं सीतापुर क्षेत्र में बीते दिनों से हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही तेज हवाओं के चलते किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। वर्तमान समय में किसानों के खेतों में रवि, मसूर, लाही, सरसों, चना सहित दलहन, तिलहन की फसलें पकी खड़ी हुई हैं। किसान अपनी फसलों की कटाई ही कराने वाले थे, लेकिन इंद्रदेव की नाराजगी फिर उनके ऊपर कहर बनकर टूट पड़ी। गरीब लोग इतनी मेहनत करते थे, उनकी लाही नष्ट हो गई और गेहूं भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है गरीबों का। और पब्लिक मैं चाहूँगा 2-3 दिन से रुक रुक के जो बारिश हो रही है, इसमें काफ़ी फसलों का नुकसान हुआ है, जिसमें कई हेक्टेयर सरसों जो कटी पड़ी थी, खेतों में खड़ी थी, वो सब भूमिगत हो गई है। रायबरेली में कार में ईयरफोन लगाकर चलना एक युवक की जान का दुश्मन बन गया और ट्रेन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंगंगागंज कस्बे के पास रेलवे लाइन के किनारे का है, जहां केटीएल में इंजीनियर के पद पर काम करने वाले राहुल मिश्रा पुत्र पंचदेव मिश्रा निवासी कान में ईयरफोन लगाकर जा रहे थे। इतने में ट्रेन आ गई और वो ट्रेन की आवाज़ सुन नहीं पाए। ट्रेन की चपेट में आकर उनकी मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 26 वर्ष का गंगागंज रेलवे क्रॉसिंग से लाया गया था, जो मृत अवस्था में था, उसको जो है मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं रायबरेली में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। वो बारिश और ओलावृष्टि से अन्नदाता की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। कल दोपहर के बाद रायबरेली जिले के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव में भारी बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की खड़ी फसलों के साथ सरसों की फसल और आम के बौर को भारी नुकसान हुआ है। हैं इन ओलों से समस्याएं हैं। हमारी खड़ी फसल पकने को तैयार है, उस पर नुकसान, फसल गिर गई है। आम के पेड़ों में फल लग रहे हैं, फल गिर गए हैं। लाही, सरसों पक के हमारी तैयार, उस पर जब ओले गिरे हैं तो छिटक के नीचे ज़मीन पे गिर गई है। इससे बहुत नुकसान हुआ है और इसका आकलन करवाना चाहिए गवर्नमेंट को। और ये गेहूं की फसल किसानों को क्या दिक्कतें आएंगी? किसानों को दिक्कत भुखमरी के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के पास, किसान तो भगवान होता है, भगवान भूखा मर जाएगा। ये अन्नदाता है, अन्नदाता को इतनी परेशानी आ गई। बेमौसम बारिश जहां किसानों के लिए एक बड़ी समस्या आकर खड़ी हो गई और बारिश के साथ जो है ओलों ने जो है वो किसानों के माथे पर सिकन बढ़ा दी है। आपको बता दें रायबरेली जनपद के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांवों में जो है बेमौसम बारिश हुई और बारिश के साथ जो ओले गिरे हैं उससे गेहूँ की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। गेहूँ के साथ साथ जो है वो सरसों की फसल हो और आम के जो बौर हैं वो टूट कर नीचे गिर चुके हैं। तो बेमौसम बारिश ने जो है वो किसानों के चेहरे पर एक मायूसी खड़ी कर दी है। आपको बताते चले आ रहा है रायबरेली जनपद के लगभग 1 दर्जन गांवों में बेमौसम बारिश और ओलों से किसान को दो चार होना पड़ा है। अब देखना ये है कि सरकार जो है किसानों के सब मुआवजे के लिए कब आगे आती है, ताकि किसानों को राहत मिले। चूंकि किसान को देश का अन्नदाता कहा जाता है और जब अन्नदाता ही भूखो रहेगा तो जब उसका ही पेट नहीं भरेगा तो आगे वो कैसे देश का पेट भरेगा। तो निश्चित एक बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है। और रही बात मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने भी हाई अलर्ट जारी किया है कि आगे 2 दिनों तक जो है वो लगातार जो है मौसम में बदलाव होने वाला नहीं है। तो निश्चित किसानों को सरकार की तरफ से जो है वो आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जल्द ही उनकी मदद के लिए सरकार आगे आए, ताकि उनको इस समस्या से निजात मिल सके। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली।
इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।